हाँ जी, सीएफआर शुरू करें। कौन सा इंडेक्स पढ़ रहे हो सर? इंडेक्स 38 याद है क्या नंबर? पक्का। इंटेंजिबल एसेट। ओके सर, इसमें कल क्या पढ़ा था अपन लोगों ने? सर कल तो है ना बहुत सारा सेम एज पढ़ लिया था, बहुत सारा पढ़ा दिया था आपने। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट से चले थे, तो उसमें पहले तो बोला कि गुडविल को तो रिकॉर्ड ही नहीं करना, और कोई इंटेंजिबल एसेट है तो देख लेना रिसर्च फेज में हो या डेवलपमेंट फेज में हो। रिसर्च फेज में अगर हो तब तो उसका सारा खर्चा पीएनएल में चार्ज करना है, डेवलपमेंट फेज में हो अगर तो वो सारा खर्चा कैपिटलाइज करना है, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ओके सर, पता नहीं चल पाएगी रिसर्च फेज है डेवलपमेंट फेज है तो रिसर्च फेज ही मानेंगे, ठीक है ना। डेवलपमेंट फेज है ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए 6 कंडीशन थी ना, सारी कंडीशन पूरी होंगी। पहला अच्छा क्या क्या थी सर? दो तो वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वाली थी कि आपको बताना पड़ेगा कि आप इससे फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे मिलेगा आपको, और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अच्छा दो सर वो थी ना कंप्लीशन वाली, टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ द कंप्लीशन और इंटेंशन टू कंप्लीट, दो कंप्लीशन वाली थी। और दो क्या थी? एक तो एबिलिटी था और एक अवेलेबिलिटी था। एबिलिटी किसका था सर? टू यूज और सेल। अवेलेबिलिटी किसका था? सर अपने पास टेक्निकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों अवेलेबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। डन। ओके फिर उसके बाद तो अच्छा ये सारी कंडीशन पूरी होगी तो हम मान लेंगे ना कि डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल, अब जो खर्चा होगा उसे कैपिटलाइज किया जाएगा। ओके सर, कैपिटलाइज भी कौन से खर्चे होंगे? क्या सारे होंगे क्या? नहीं जी, केवल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, वही कॉस्टिंग वाले, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फीस टू रजिस्टर अ लीगल राइट। और अच्छा सर कोई और इंटेंजिबल एसेट यूज किया हो, मान लो कोई और इंटेंजिबल एसेट यूज किया हो इस पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट को बनाने के लिए, तो हाँ उसका भी अमोर्टाइजेशन क्या होगा? उसकी भी अमोर्टाइजेशन कॉस्ट इसकी कॉस्ट का पार्ट होगी। ओके एक्सक्लूड क्या करना है? सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, जनरल ओवरहेड इनको शामिल नहीं करना, एबनॉर्मल लॉसेस को शामिल नहीं करना, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, बिजनेस में कोई लॉस लग रहा है उसको कौन सा यहाँ पे कॉस्ट कंसिडर करना है? नहीं करना। स्टाफ ट्रेनिंग, तुमने स्टाफ को सिखाया पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया कि वो तुम्हारे सॉफ्टवेयर वगैरह को प्रॉपर यूज कर सके, तो तुमने उनपे पैसा खर्च किया ना, तो क्या वो तुम्हारे इंटेंजिबल एसेट बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। आज सीखा तुम्हारे यहाँ कल कहीं और चला जाएगा, ठीक है ना, तुम्हारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है उस बंदे पर। ओके अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है सर? ये अपने बात किया था रिसर्च फेज, और में डाउट हो तो रिसर्च फेज ही मानना। किनको इंटरनली जनरेटेड अगर इंटेंजिबल एसेट हो तो उसको आप कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कौन कौन से को? सर ब्रांड, वो गुडविल तो था ही, आपने आगे चल के इनको और मना कर दिया, इनको ब्रांड को मना कर दिया, कस्टमर लिस्ट को मना कर दिया, पब्लिशिंग टाइटल और मस्ट हेड को आपने मना कर दिया कि इसको इंटेंजिबल एसेट नहीं मानना। सर बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर आर&डी प्रोजेक्ट एक्वायर किया हो तो हाँ आप इसे अपनी एसेट का पार्ट मानेंगे अगर ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहा हो तो। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, बैलेंस शीट की डेट को, सर बैलेंस शीट की डेट को कॉस्ट मॉडल होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल होता है। एक्सेप्शन क्या है? रिवैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं कर पाओगे अगर कोई एक्टिव मार्केट नहीं है। ओके फ्रीक्वेंसी वही, अगर वो ज्यादा वॉलेटाइल है तो हर साल, वॉलेटाइल ज्यादा नहीं है तो 3 से 5 साल। ट्रीटमेंट क्या करना है भाई? एक तो एक्यूमुलेट किसका? एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का। सर एक में तो एलिमिनेट करना है और एक में एलिमिनेट नहीं करना है, ग्रॉस और नेट अप्रोच। रिवैल्यूएशन पूरे एंटायर क्लास के लिए सेम किया जाएगा वरना नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन क्या था सर? 4 सॉफ्टवेयर के लिए तो एक्टिव मार्केट है, एक के लिए एक्टिव मार्केट नहीं है, तो उन 4 के लिए तो रिवैल्यूएशन कर सकते हो लेकिन एक को आप कॉस्ट मॉडल पे शो कर सकते हो। ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और लॉस वही बताया था सर। फायदा होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट होगा और फिर कहां चला जाएगा? ओसीआई के अंदर चला जाएगा, और अगर नुकसान होता है तो डायरेक्टली पीएनएल में शिफ्ट हो जाएगा, और सब्सिक्वेंट भी वही सारा। सर हर साल रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट रिटर्निंग में ट्रांसफर करना ऑप्शनल है, लेकिन अगर बुक्स में एसेट डी रिकॉग्नाइज हो गई है या हेल्ड फॉर सेल उसे कंसिडर कर लिया गया हो तो पक्का 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 सारा का सारा अमाउंट किधर ट्रांसफर कर देना? रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करना। ये जो मैं बोलता हूँ तुमको याद आ रहा है क्या? वहां आ रहा है ना यार? पक्का एक से ज्यादा बार पढ़ना पड़ेगा, नई नई चीजें आ रही है ना, नई नई चीजों को अपने दिमाग में सेट करना, उनको ऑर्डर में सेट करना टाइम लगेगा, ठीक है ना। कोई भी नया चीज आपके पास तो सब कुछ ही नया है, देखा जाए तो एसएफएम एकदम ही नहीं है, कोई रिलेट ही नहीं है। बाकी टॉपिक जैसे तुम टैक्स वगैरह पढ़ते हो तो कहीं तो रिलेट करता है कुछ चीजें, ठीक है ना, करता होगा। कॉस्टिंग पढ़ते हो मान लो पढ़ा होगा तो वो भी रिलेट करता होगा, लेकिन ये एसएफएम तो एकदम ही अलग है। और अकाउंट सीएफआर लगा था, अकाउंट तो पड़ी हुई है
लेकिन ये एक अलग ही कहानी गाती रहती है, ठीक है ना। अभी तो चालू कहानी, ये भी तो कहानियां चालू होंगी, ठीक है ना। अभी तो तुमने देखा ही, अभी तक तो मैंने तुमको ये मानो कि वो इंडेक्स उठाया है जो हमारा कहीं ना कहीं आज से पहले इनका बहुत अपना गहरा रिश्ता है। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सब नाम अपन सुन चुके होते हैं। तो ये भी अकाउंट वो अकाउंट है ही नहीं, तो रिलेशन ही नहीं है। इवन डाउट और क्रिएट कर देती है दिमाग में कि पहले पढ़ा था वो सही पढ़ा था क्या, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि पहले एएस के अकॉर्डिंग, अभी सारा इंडियस के अकॉर्डिंग, मामला ही बदल गया। सब्सिक्वेंट कॉस्ट इनकर्ड, सर बाद में कोई खर्चा होता है तो इंटेंजिबल एसेट में सब्सिक्वेंट कॉस्ट को इमीडिएटली क्या कर देना, पीएनएल में ट्रांसफर कर देना, यहाँ पे कैपिटलाइज करने का कोई जरूरत नहीं है। ओके सर, एक्सपेंडिचर हुआ लेकिन कोई इंटेंजिबल एसेट जनरेट नहीं हुआ, ऐसे कौन कौन से खर्चे, रिसर्च फेज में किया हुआ खर्चा एक्सेप्शन है, बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर एक्वायर किया हो तो, ठीक है ना। एक्वायर करना मैंने बोला, एक्वायर किया तुमने अगर किसी का आरएनडी तो तुम तो कैपिटलाइज करोगे। स्टार्टअप कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करना। ट्रेनिंग करवा रहे हो तुम स्टाफ वगैरह को, भैया कोई इंटेंजिबल एसेट जनरेट नहीं होगा। एडवर्टाइजिंग, कोई इंटेंजिबल एसेट जनरेट नहीं होगा। रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग एंटिटी, पार्ट और ऑल ऑफ द एंटिटी, नहीं भैया, ये भी इंटेंजिबल एसेट जनरेट करके नहीं देगा। अमोर्टाइजेशन के मेथड क्या क्या है सर, एसएलएम है, डब्ल्यूडीवी है, या नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड भी है। ओके सर, रेवेन्यू के बेसिस पे कर सकते हैं क्या, यस, इंटेंजिबल एसेट में रेवेन्यू के बेसिस पर भी आप क्या कर सकते हैं, अमोर्टाइज कर सकते हैं। अगर आपका अगर आपका इंटेंजिबल एसेट जो आपके पास है, जिस जो राइट आपके पास है, जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, वो भी किस पर बेस्ड है, रेवेन्यू पर ही बेस्ड है। कि भैया जैसे तुम्हारा एग्जांपल दिया था ना, टोल कलेक्शन, जैसे तुम्हारा टोल कलेक्शन 50 करोड़ तक पहुंच जाएगा भैया, बस वहां तक ही आपको टोल कलेक्ट करने का राइट है, उससे ज्यादा राइट नहीं है। तो जैसे जैसे टोल कलेक्ट होता जाएगा वैसे वैसे हम अमोर्टाइज करते चलेंगे। अमोर्टाइजेशन पीरियड क्या रहेगा सर, चालू कहां से होएगा, अवेलेबल फॉर यूज से लेकर कब तक, जब वो बुक्स में डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा तब तक। ओके, अमोर्टाइजेशन अमाउंट वही कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है सर। क्या मैंने आपको इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में लिखवाया था इंडिया 16 में, लिखवाया था क्या, देखो एक बार। और नहीं लिखवाया तो कोई बात नहीं, फिर इंडिया जो 36 आएगा इम्पेयरमेंट लॉस का, हम उसी में बात करेंगे सबका, चाहे टेंजिबल हो, चाहे पीपी हो, चाहे इंटेंजिबल हो, दोनों का ही। लिखवाया था क्या, बस वो थोड़ा सा ही शायद लिखवा दिया था ना वहीं पे ही, कहाँ पे लिखवाया था, या सिर्फ बता दिया था, लिखवाया था। हाँ, स्टार मार्क लगा के लिखवाया था सर यहाँ पे, इम्पेयरमेंट लॉस, सेम इम्पेयरमेंट लॉस, यही वाली लाइन क्या करनी है, कॉपी पेस्ट इंटेंजिबल एसेट में भी करनी होती है इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है ना। तो इम्पेयरमेंट लॉस लिख के सेम एज इंटेंजिबल, सॉरी सेम एज इंडेस 16 कर सकते हैं। देखो मैं लिख देता हूँ वहां पर, यहाँ पर भी लिखवा देता हूँ, यहाँ पर ही लिख दो फोर्थ पीरियड, अमोर्टाइजेशन में इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स विद indefinite indefinite, फिर स्पेलिंग में गड़बड़ है, क्या हो रहा है, हाँ indefinite पीरियड, अपने आप ही हट रहा है। ओके, is not amortized, is not amortized,
अच्छा सर, इनफाइनाइट पीरियड हो गया एक तरीके से। इनफाइनाइट पीरियड के लिए इंटेंजिबल एसेट है, उसकी लाइफ तो है नहीं, तो भैया वो अमोर्टाइज तो होगी नहीं फिर। लेकिन फिर भी, बट is tested for impairment annually, बट impairment लॉस जरूर जज करना उसमें भी, टेस्टेड फॉर impairment annually। ये वापस पढ़ने को कब मिलेगा अपने को? इंड एस 36 में, वहां फिर लिखवाएंगे इसको लाइन, इम्पेयरमेंट का प्रॉपर इंड एस आएगा। अच्छा बताओ, चलो छोड़ो, हाँ जी आगे बढ़ो। हैशटैग रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू पीपीई में क्या पढ़ते थे कि यूजफुल लाइफ के एंड पे हमें जो वैल्यू मिलने वाला है एज ए स्क्रैप, वो क्या कहलाएगा? रेजिडुअल वैल्यू। यहां पे लिखो, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ intangible asset in most cases, is always assumed to be zero, is always assumed to be zero unless, जब तक कि ना हो, क्या ना हो? ए पार्ट, there is a commitment, there is a commitment by a third party, by a third party to purchase the asset, to purchase the asset at the end of its useful life। क्या वैसे तो कोई वैल्यू होती नहीं है, मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, वैसे तो कोई वैल्यू है नहीं, यूजफुल लाइफ हमको लग रहा है इतने टाइम तक काम आएगा, उसके बाद कोई नहीं है। अब मान लो कोई आया, भैया तुम्हारे काम का नहीं है, कोई बात नहीं, मुझको दे दो, मेरे को पहले ही दे देना, पहले से कमिटमेंट कर रखा है, तुमको लग रहा है तुम्हारी यूजफुल लाइफ की थी 5 साल, एक काम करना 5 साल बाद मुझे दे देना, मैं तुमको इतने रुपए दे दूंगा, ठीक है ना? हमारे भी कोई काम का नहीं है, हमको लग रहा है कोई काम का नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, सामने वाले को भेज देंगे ऑब्वियसली। तो उस केस में रेजिडुअल वैल्यू हो सकती है। और ऑब्वियसली यार, कोई बंदा अपने को कुछ और पैसा ऑफर कर रहा हो तो यस उसका रेजिडुअल वैल्यू है, अदरवाइज नहीं है। देयर इज एन एक्टिव मार्केट अवेलेबल, देयर इज एन एक्टिव मार्केट अवेलेबल active market available for the intangible asset, for the intangible asset, and it is probable, and it is probable that such market will exist, at the end of
यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, कि भैया उसका एक्टिव मार्केट है और हमको लग रहा है कि आगे भी इसका एक्टिव मार्केट रहेगा, तो एक्टिव मार्केट रहेगा तो हम बेच पाएंगे, तो उस केस में उसका रेजिडुअल वैल्यू हो सकता है, अदरवाइज नहीं। डन। अच्छा एक बात बताओ, अगर रेजिडुअल वैल्यू कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो तो क्या अमोर्टाइजेशन किया जाएगा? नहीं, पहले लिखवा रखा है, वही सेम लाइन है कि अगर कैरिंग अमाउंट डेप्रिसिएशन लगते लगते या अमोर्टाइज होते होते इतनी कम हो गई है कि वो रेजिडुअल वैल्यू से भी नीचे चली गई है, तो अभी और अमोर्टाइज नहीं करना। चलिए ये फिर नहीं लिखवा रहा। हैशटैग यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ, मैं लिखूं? इनफाइनाइट भी हो सकती है और फाइनाइट भी हो सकती है। अब अमोर्टाइज कैसे किया जाएगा वो लिख लो। इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ और फाइनाइट यूजफुल लाइफ। अब एक बात बताओ, अगर इनफाइनाइट है यूजफुल लाइफ तो आप अमोर्टाइजेशन कितना करोगे हर साल? तो लाइन वहां लिखवाई थी ना, जरूरत नहीं थी, यहाँ पे आ जाएगी अभी। क्या इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ होगा तो क्या करोगे, बताया था ना, अमोर्टाइज करोगे क्या? बोलो नालायक को, यहाँ लिखवाया था ना, इज नॉट अमोर्टाइज बट टेस्टेड फॉर द इम्पेयरमेंट, वापस लिख लो, वहां जरूरत नहीं थी लिखने की। शुड नॉट बी amortized, should not be amortized but tested for impairment annually. ओके, और फाइनाइट हो तो फिक्स्ड हो तो जितना भी टाइम होगा हमको अमोर्टाइज करना होगा, अमोर्टाइज करना होगा। एक हमने वहां लाइन पढ़ा था इंडिया 16 में, क्या यूजफुल लाइफ अपनी इकोनॉमिक लाइफ से कम हो सकती है? यस, यूजफुल लाइफ कैन बी शॉर्टर देन द इकोनॉमिक लाइफ। भाई मेरा जैसे इंटेंजिबल में कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड अलग है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अलग है, मुझे लग रहा है कि नहीं जी लेकिन जितना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है ना उससे कम टाइम के लिए मुझे फायदा मिलने वाला है, तो मैं क्या करूंगा? मान लो मुझे लग रहा है मेरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 40 साल के लिए, मुझे दिया है सामने वाले ने, मुझे लाइसेंस 40 साल के लिए दिया है, लेकिन 40 साल में से मुझे लग रहा है कि 10 साल ही रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा, तो मैं यूजफुल लाइफ क्या कंसिडर कर रहा हूँ? 10 साल। तो मैं सारे इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट को कितने साल में अलोकेट कर दूंगा? 10 सालों में अलोकेट कर दूंगा। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे स्टार मार्क लगा के, द यूजफुल लाइफ शैल नॉट एक्सीड, द यूजफुल लाइफ shall not exceed the period of the contract, the period of the contract, but उससे ज्यादा तो नहीं होगी, it may it may be shorter, कम हो सकती है, it may be shorter depending on the period, depending on the period over which
over which the entity expect to use the asset. To use the asset. मतलब एग्जाम्पल क्या हो गया, मान लो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तो मान लो क्या है 40 साल है, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेड टू यूज फॉर 10 years. तो उस केस में, इन दिस केस यूजफुल लाइफ क्या होगा, इन दिस केस यूजफुल लाइफ इज 10 years. लिख लो 10 साल यूजफुल लाइफ माना जाएगा. एनुअल रिव्यू याद है इंडिया 16 में एनुअल रिव्यू था. हर साल हमें क्या करना होगा, रिव्यू करना होगा. किस किस को करना होता है सर, अमोर्टाइजेशन पीरियड और कितना टाइम बचा है, रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ. यूजफुल लाइफ शुड बी रिव्यूड, ठीक है ना, शुड बी रिव्यूड. at each financial year end, at each financial year end. अगर कोई चेंज होता था तो तुम इसे क्या बोलते थे, अगर इसमें कोई चेंज होता था तो याद है इफेक्ट कैसे आता था, प्रोस्पेक्टिवली जाता था, और इसे आप क्या बोलते थे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. Prospective effect will be given. Prospective effect will be given. डन है सर, इंपेयरमेंट के लिए लिखवाने की जरूरत है नहीं. डी रिकॉग्निशन सेम, डी रिकॉग्निशन सेम. कब डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा, याद है क्या, जब आप इसे सेल कर दोगे, ठीक है ना, डिस्पोज ऑफ, है ना, और या फिर अब आपको कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड नहीं है, नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड. दो चीजें लिखवाई थी ना वहां पे,
अगर आपको लग रहा है कि एक तो डिस्पोज ऑफ, दूसरा कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। अच्छा, और जब आप बेच दोगे तो आपको जो भी पैसा मिल रहा है उसको कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करना, जो भी गेन और लॉस होगा उसे पीएनएल में ट्रांसफर कर देना, वही सारा सेम एज इंडियस 16। डन है, ये था सारा आपका इंडियस 38। अब इसके करते हैं हम क्वेश्चंस। हाँ जी, अब कीजिएगा एग्जांपल्स, लिखो। Sun Limited has an expertise. Sun Limited has an expertise in consulting business. In consulting business. Full stop. In past years, company has gained a market share. Company has gained a market share for its services. For its services of 30%. And consider recognizing it as an intangible asset. As an intangible asset. बताइए, is the action by company is justified? Justified, बताओ। कंसल्टिंग बिजनेस में है, एक्सपर्ट हो चुकी है, मार्केट शेयर गेन कर लिया। मार्केट शेयर बोले तो टोटल मार्केट में भैया इसकी चलन हो गई है, पहचान हो गई है, ब्रांड बन गया है। बताइए, नहीं करोगे? नहीं, मार्केट शेयर कभी भी आपका इंटेंजिबल एसेट नहीं हो सकता है। तो चलिए लिखो सॉल्यूशन। मार्केट शेयर does not meet the definition of intangible asset. As it is not identifiable आइडेंटिफिएबल होने के लिए क्या चाहिए था? सेपरेटली सेल आउट हो सके, या इट अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट्स। एंड ठीक है, इट इज नॉट आइडेंटिफिएबल, दैट इज it is neither separable nor arises from
कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट्स। मुझे अभी अभी ऐसे फील आया कि शायद एसएफएम का पेपर लेंदी आया है आज। देखते हैं बच्चों का क्या रहता है। हो गया 1 बजे पेपर, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उनकी टेलीपैथी मैं पकड़ रहा हूँ, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी तुम्हारे वाले में जाएंगे ना, ठीक है ना। ओके, इट इज नॉट नाइदर सेपरेबल नॉर, नॉर लिखना था ना, नॉट क्यों, नॉर अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट्स। ओके, मुझे जाना तो चाहिए था, बट क्या है ना, मेरे इतने सारे पेपर हैं कि मेरे को 8 दिन वहीं बैठे रहना पड़ेगा मैडम। कभी इंटर के लिए, कभी फाइनल के लिए, ठीक है ना। आज इंटर का भी पेपर है, एफए का मेरा, तो अभी 1 बजे वहां पे बैठ जाओ, फिर 2 बजे उनसे मिल लो, ठीक है ना, सेम डे काम हो जाएगा। फिर उसके बाद सीएफआर में जाओ, फिर बीवी में जाओ, फिर कंपनी अकाउंट में जाओ, एफएम में जाओ, ठीक है ना। तो पूरे 8 दिन बुक है ना, ठीक है। फिर 1-2 दिन छोड़ ही क्यों रहे हो, मान लो उस दिन भी चले जाओ ना। एग्जाम्पल देखो, तो हाँ गया था मैं, पिछली बार तो गया था, देखेंगे इस बार भी। चलिए, खासकर संभालने जाना होता है इंटर के एफएम के बाद, पता है ना तुमको। इंटर के एफएम के बाद खासकर बच्चों को जाके संभालना पड़ता है कि हाँ रे बच्चों टेंशन मत लो। फाइनल वाले तो नालायक होते हैं, वो तो समझ जाते हैं सब अपने आप। चलिए, एग्जाम्पल लिखो। कंपनी XYZ लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड कंपनी XYZ लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड training to its staff, training to its staff on various new topics like GST, Ind AS। तुमको पता है जब मैंने सीए क्लियर किया था, तब ना तो जीएसटी था और ना ही इंड एस थे। जीएसटी, इंड एस एटसेट्रा, मतलब मुझे बाद में फिर पढ़ने पड़े। हाँ, तो आप लोगों को भी ऑब्वियसली हमारी जो प्रोफेशन है उसमें हर बार अपडेट होना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो स्टाफ को ट्रेन करने के लिए इन्होंने क्या किया, खर्चा किया। ओके, एटसेट्रा टू एंश्योर द कंप्लायंस, टू एंश्योर द compliance as per the required law, as per the required law। Full stop। Can the company recognize, can the company recognize such cost, such cost of staff training, staff training as intangible asset। बोलो सर, स्टाफ को ट्रेन किया है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी, और ट्रेन किया है तो ट्रेनिंग का खर्चा भी पता है, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहा है, बोलो नहीं। एक्सक्लूड करवा रखा था ना स्पेशली कि भले ही खर्चा हुआ है लेकिन इसको इंटेंजिबल एसेट मत मानना। तो लिखो
Solution. It is clear that the company will obtain the company will obtain the economic benefit the economic benefits from the work performed from the work performed by the staff by the staff as it increases their efficiency. ऐसा डायरेक्ट है ना, चिंटू की तरह डायरेक्ट ऐसे मत लिखा नन्नू. हाँ, देयर इज, हाँ, वी विल नॉट रिकॉग्नाइज इंटेंजिबल एसेट. ठीक है ना. चलो ऐसे नहीं, थोड़ा बहुत ऐसा इंडेक्स की लाइंस तुमको पता है ना, एएस इंडेक्स में से घुमा घुमा के आंसर दिया जाता है, सब्जेक्टिव आंसर. तो प्रॉपर लिखो कि हाँ वो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उनके कारण उनकी एफिशिएंसी बढ़ा है, बट इट डज नॉट have control but it does not have control over them. एम्प्लॉइज पे कंट्रोल नहीं है, स्टाफ कहीं भी भाग जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, बिकॉज स्टाफ could choose to resign the company at any time. कभी भी स्टाफ रिजाइन कर सकता है. ठीक है. और कंपनी क्या उसको रोक सकती है क्या? नहीं रोक सकती है. और उस बेनिफिट का कोई दूसरा अब यूज करेगा उसका बेनिफिट, ऑब्वियसली. तो hence therefore लिख दो डायरेक्टली, therefore staff training cost does not meet the definition of intangible asset. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस बार प्रैक्टिकल लिखो. A Limited acquired a software. A Limited acquired a software for its internal use. Costing rupees 10 lakh. Costing rupees 10 lakh. The amount payable
The amount payable for the software was rupees 6 lakh. Was rupees 6 lakh immediately. 6 लाख तो हाथों हाथ देना है, एंड rupees 4 lakh in 1 year time. In 1 year time. Okay. The other expenditure incurred were, बाकी खर्चे क्या थे? परचेज टैक्स, रुपीस 1 lakh. एंट्री टैक्स 10%. ब्रैकेट में लिखेंगे रिकवरेबल लेटर फ्रॉम टैक्स डिपार्टमेंट. ओके, तो जो टैक्स आप रिकवर कर पाओगे, क्या आप उसे कॉस्ट का पार्ट मानेंगे? याद करो, इंडिया 16 टैक्स पार्ट होता है, लेकिन रिकवरेबल, जिसकी रिकवरी होगा, जिसका आप क्रेडिट ले पाओगे, वो आप कॉस्ट का पार्ट कंसिडर नहीं करते थे. ओके, फिर उसके बाद लीगल फीस कितना? 87,000. कंसल्टेंसी फीस फॉर इम्प्लीमेंटेशन, वही इंस्टॉलेशन वाला बात, 1,20,000. कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, cost of capital is equals to 10%. Calculate the cost of software. Calculate the cost of software. To be recognized. बताइए, आपको क्या लगता है? सर स्पेशल आइटम क्या है? एक तो ये एंट्री टैक्स, इसको शामिल नहीं करना. क्यों नहीं करना? रिकवरेबल है, रिकवरी हो जाएगी, जो पैसा वापस आ जाएगा उसको आज कॉस्ट का पार्ट नहीं मानना. दूसरा स्पेशल क्या है? 4 लाख रुपए कब मिलेंगे, कब पे करने? 1 साल बाद. तो 1 साल बाद डेफर्ड कंसिडरेशन के केस में क्या किया जाता है? इंटरेस्ट एलिमेंट हटा दिया जाता है कि नहीं हटा दिया जाता है? तो 1 साल बाद का प्रेजेंट वैल्यू निकालो पहले. तो तुम प्रेजेंट वैल्यू के लिए रेट कौन सा? 10%. तो इस कॉस्ट को 4 लाख नहीं, 4 लाख इंटू 0.909 कंसिडर करना. ठीक है, 4 लाख इंटू 0.909. हाँ, इसने बोला ना 10 लाख का पेमेंट करना है, वो जैसे पहले लास्ट इंडिया 16 में भी जैसा ही था कि कितना पेमेंट करना है? 33,33,333 का पेमेंट करना है 3 इंस्टॉलमेंट में. एक आज देना, एक साल बाद देना, एक 2 साल बाद देना. तो अपन ने क्या किया था? फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले को क्या कर लिया था? पी फैक्टर लगा के प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया था ना. वैसे ही 10 लाख देना है, 6 लाख अभी देना है, 4 लाख 1 साल बाद देना है. तो जो 6 लाख अभी दे रहे हैं वो तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में ही है, लेकिन जो 4 लाख देंगे उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में लेकर आओ. तो डेफर्ड कंसिडरेशन बाद में देंगे ना, उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट हटाओ. ठीक है, चलिए तो लिखो सॉल्यूशन. क्या क्या आएगा? एक तो जस्ट जो अभी कैश दिया, कैश पेड
इमीडिएटली। ₹6 लाख। फिर डेफर्ड कंसिडरेशन, डेफर्ड कंसिडरेशन का क्या करेंगे सर? प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में देखेंगे, ₹4 लाख है, इनटू या तो 0.909 कर दो, या जो आता है एग्जैक्ट आना, अगर एग्जैक्ट चाहिए तो अपने को क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1.10 की पावर 1, कितना? एक सेकेंड, 363,636। ओके, अगर हम 0.909 से करते तो 3,63,600 आ जाता, ₹36 कमाता। ओके, परचेज टैक्स को लोगे क्या? हाँ सर, इसके लिए कहीं नहीं लिखा है कि इसका क्रेडिट मिल जाएगा। परचेज टैक्स ₹1 लाख। एंट्री टैक्स होगा क्या? नहीं होगा, तो आप चाहे तो यहां लिख दें, चाहे आप नीचे लिख दें, नॉट टू बी कंसिडर्ड, नॉट टू बी कंसिडर्ड। इसको कंसिडर नहीं करना, एज इट इज रिफंडेबल, एज इट इज रिफंडेबल। ओके, डन। फिर लीगल फीस 87,000। फिर वो कंसल्टेंसी फीस, कंसल्टेंसी फीस कितना? 1,20,000। बस टोटल कर दो, टोटल कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, total cost to be capitalized। ₹12,70,636, 636। क्या करें, कल करें क्वेश्चंस और? ठीक, तुम बोलो तो एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, तुम बोलोगे तो करना छोड़ दूंगा। देखा, मैंने बोला था तुम बोलोगे तो एक करा दूंगा, बोल गई ना ये। चुप रहना था, जब चुप रहना, जब बोलना चाहिए तब तो बोलती नहीं है, अभी बोला हाँ छोड़ दो। मैंने तो ये बोला था तुम बोलोगे तो एक और करवा दूंगा, और बोल गई है। चलो ठीक है, जाओ कल कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।